बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पहले 11 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था फंक्शनल एनालिसिस का, और ये अब हमारे पास एक थ्योरम है हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस का 11 चैप्टर का। तो ये हमारे पास इफ ये हमने पहले रीजन लेमा थ्योरम पढ़ा था, ये उसकी एक एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन ये एक थ्योरम है जो कि या एप्लीकेशन भी इसे कहते हैं रीजन लेमा की। तो ये है हमारे पास इफ द यूनिट क्लोज बॉल, इफ द यूनिट क्लोज बॉल, उसने कहा है कि एक यूनिट क्लोज बॉल हो जो x होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, हमारे पास नॉर्म n का, मतलब n का होगा, किसी भी नॉर्म का होगा। तो x जो होगा किसी भी नॉर्म से बिलोंग करेगा, और जो x की जो लेंथ होगी वो हमारे पास, या रेडियस जो होगा वो हमारे पास, उसका सेंटर कुछ भी हो लेकिन उसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास 1 या लेस देन हमारे पास 1 होगा। मतलब उसका सेंटर कुछ भी हो लेकिन उसका रेडियस जो होगा वो 1 या उससे लेस होना चाहिए। तो इन नॉर्म स्पेस n जो होगा वो कम्पैक्ट है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि कम्पैक्ट क्या होता है। देन द n हैज फाइनाइट डायमेंशन, उसने सबसे पहले हमें ये बताया है कि कम्पैक्ट है, और कम्पैक्ट के बाद दूसरी बात उसने ये की है कि जो n हमें नॉर्म दिया गया है ये हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि कम्पैक्ट किसे कहते हैं। कम्पैक्ट उस चीज को कहते होते हैं कि जब एक स्पेस x is said to be sequentially compact if every sequence in x has convergent subsequence। अगर हमारे पास सीक्वेंस के अंदर x के जो सीक्वेंस होगी वो जो होगी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, तो फिर जो होगा वो हमारे पास जो होगी स्पेस वो हमारे पास कंपैक्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास कंपैक्ट कैसे होनी है। तो हमने सबसे पहले तो ये चीज प्रूव करवानी होगी कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट जो होगा वो सब सीक्वेंस हमारे पास होगा, कन्वर्जेंटली सब सीक्वेंस होगा, तो फिर हमारे पास ये जो होगी वो कंपैक्ट होगी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट करना है इस थ्योरम को, थ्योरम के प्रूफ को हमने स्टार्ट करना है कि सबसे पहले हमने सपोज ये कर लेना है, सपोज दैट जो ये यूनिट जो है हमारे पास ये क्लोज्ड बॉल, जो यूनिट क्लोज्ड बॉल है b ऑफ 0, ये जो होगा ये इज अ कंपैक्ट, इज कंपैक्ट। इसको हमने कंपैक्ट हमने सपोज कर लिया, कंपैक्ट हमने सपोज कर लिया। ये तो क्योंकि उसने पहले बताया हुआ है तो हमने यहाँ पे इसको कंपैक्ट को सपोज कर लिया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमने एंड कंट्रेरी सपोज दैट जो हमारे पास ये कंपैक्ट है, तो फिर हमने यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि n जो होगा वो क्या है हमारे पास फाइनाइट डिमेंशन है। हमने सपोज किया, कंट्रेरी सपोज कर लिया कि ये जो n है द सपोज दैट द नॉर्म स्पेस n हैज इनफिनाइट डिमेंशन, इनफिनाइट डिमेंशन। हमने ये कह दिया कि इसकी जो डिमेंशन है वो हमारे पास इनफिनाइट है, मतलब ये इनफिनाइट डिमेंशन है। मतलब हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ n वो हमारे पास इनफिनाइट है, डायमेंशन ऑफ n हमारे पास इनफिनाइट है। तो इनफिनाइट का हमें पता चल गया कि इसकी डिमेंशन क्या है, हमारे पास इनफिनाइट है। तो उसके बाद हमने करना क्या है, हमारे पास सिंपली जब हमें डायमेंशन का पता चल गया कि हमारे पास डायमेंशन हमारे पास इनफिनाइट है, तो हमने करना क्या है, हमारे पास हमने एक पॉइंट चूज करना है या एक वेक्टर हमने चूज कर लेना है। चूज E1 जो होगा इज इन किसमें n। हमने नॉर्म में जो नॉर्म हमारे पास n होगा उसमें एक वेक्टर जो होगा वो चूज कर लेना है। वेक्टर चूज करने के बाद हमने करना क्या है, सच दैट जो वेक्टर उसका होगा, सच दैट जो उसका वेक्टर होगा हमारे पास E1, उसकी लेंथ हमने 1 रख लेनी है। उसकी लेंथ क्या रख लेनी है हमारे पास 1। जो E1 हमने वेक्टर लिया है उसकी नॉर्म लें तो उसकी लेंथ हमारे पास हमने 1 रख लेनी है। एंड लेट, तो लेट क्या करना है हमने,
कि जो हमारे पास E1 जिसकी लेंथ क्या हमारे पास 1 है, तो वो E1 जो हमने पॉइंट चूज किया है वो जो होगा उसने एक सब स्पेस जनरेट कर देना है। उसने एक सब स्पेस जनरेट कर देना है। E1 ने एक सब स्पेस जनरेट किया जिसको हम N1 का नाम देंगे। ये N1 एक सब स्पेस है जो कि E1 ने जनरेट किया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एक, इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट का मकसद ये होगा कि ये जो होगी, ये जो उसने सब स्पेस जनरेट किया है, ये जो होगा वन डिमेंशन होगा। वन डिमेंशन का मतलब क्या है हमारे पास कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये पता चला कि एक ही वेक्टर है। जब वेक्टर हमारे पास एक है तो इसकी बेसिस क्या बनेगी हमारे पास, तो बेसिस हमारे पास एक ही बनेगी। हमारे पास इसकी बेसिस E1 ही होगी, ठीक है। E1 हमारे पास एक बेसिस है। तो हम बेसिस से अंदाजा लगाते होते हैं और उसके बेसिस से हम उसकी डिमेंशन का अंदाजा लगाते होते हैं। तो बेसिस किसकी हमारे पास, इसकी बेसिस क्या हमारे पास बन रही है, E1 बन रही है। तो हम अगर इसकी मतलब बेसिस कितनी है हमारे पास 1 है, बेसिस कितनी है 1 है। तो बेसिस हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे इसकी N1 की जो डायमेंशन होगी वो भी हमारे पास 1 हो जाएगी। मतलब डिमेंशन ऑफ N1 जो होगी वो डायमेंशन ऑफ N1 जो होगी वो भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ N1 1 हो जाएगी। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स हो जाएं, हमारे पास B इज इक्वल टू वो अगर कह दे हमारे पास E1 E2 E3 एंड सो और En, तो डायमेंशन ऑफ N1 हो जानी थी N1 हो जानी थी। लेकिन यहाँ पे उसने एक वेक्टर ही चूज किया है और फिर एक वेक्टर यूज करने के बाद हम कहेंगे कि इसकी डिमेंशन क्या है हमारे पास, वो 1 है। तो डिमेंशन हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट होगी। हमें पता है कि जब हमारे पास डिमेंशन 1 है तो उसका मतलब है डिमेंशन ऑफ N1 क्या होगी हमारे पास, फाइनाइट होगी ना। एक नंबर है तो एक नंबर हमें पता क्या है वो फाइनाइट है। तो हमने सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। तो हम कहेंगे बी आर वन डायमेंशनल सबस्पेस है। इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास वन डिमेंशनल सबस्पेस है। जनरेट जो हुआ है, जनरेटेड बाय E1, जनरेटेड बाय E1। जनरेट कहां से हुआ है, E1 से जनरेट हुआ है। तो E1 से जो सबस्पेस जनरेट हुआ है वो हमारे पास N1 है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वन डिमेंशनल। तो मैंने आपको बताया कि इसकी डिमेंशन हमारे पास 1 बनती है, क्योंकि इसकी बेसिस जो होती है वो उसके बेसिस जो होगा उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो हमारे पास एक वेक्टर है। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो एक है वो इसका नॉर्म स्पेस का, ये जो हमारे पास N1 जो सब स्पेस हमने बनाया है, तो ये जो सब स्पेस बनाया है इसकी भी डिमेंशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमें ये तो ऑलरेडी पता था कि जो n है हमारे पास वो इनफिनाइट डिमेंशन है। वी नो दैट n जो n नॉर्म स्पेस है हैज इनफिनाइट डायमेंशन। इसकी डिमेंशन क्या है हमारे पास, इनफिनाइट है। तो इसकी डिमेंशन क्या हमारे पास, इनफिनाइट है। तो इसका बाद हमें ये चीज पता होनी चाहिए, इनफिनाइट एक की हमारे पास हमें ये चीज हमने लेट की हुई थी कि डिमेंशन ऑफ n क्या थी। ये हमने शुरू में कहा था कि डिमेंशन ऑफ n जो होगी वो इनफिनाइट, हमने कंट्रेरी सपोज करके हमें एक तो हमारे पास ये थी कि हमारे पास वो हमने कंट्रेरी सपोज किया था कि उसकी डिमेंशन जो होगी वो इनफिनाइट है की। तो यहाँ पे हमने बताया डिमेंशन ऑफ n जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ n वो हमारे पास इनफिनाइट है और डिमेंशन ऑफ N1 जो थी वो क्या हमारे पास थी, फाइनाइट थी। तो हमारे पास हमें ये चीज तो पता होगी ना कि ये जब हमारे पास फाइनाइट जो होगी वो हमारे पास इनफिनाइट में कंटेन करती होती है ना। जो इनफिनाइट है वो जो होगी, जो फाइनाइट है वो सब स्पेस बन जाएगी। फाइनाइट जो होगी वो सब स्पेस बन जाएगी किसकी, हमारे पास इनफिनाइट की। ये चीज आपको पता होगा। तो उसके बाद ये हम उसके बाद हमें ये नहीं पता हो, ये भी पता होना चाहिए कि उसके बाद हमें ये क्लोज्ड का क्या मतलब होता है। तो क्लोज का मकसद ये होता है कि अगर फर्ज करें हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास जो M है वो सब स्पेस है किसका, हमारे पास N का।
तो n जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट डिमेंशन हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। तो जब n हमारे पास फाइनाइट डिमेंशन हो जाएगा तो हमने इसको क्या करना है अभी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइनाइट डिमेंशन हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट कब होता है, कंप्लीट तब होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड, जब ये क्लोज्ड होगा। जब हमारे पास m हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। m फाइनाइट होगा तो m क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। m कंप्लीट तब होगा जब वो क्लोज्ड होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर एक जो होगा वो जो ये है फाइनाइट, अगर इसका सब स्पेस है तो इसका मतलब है वो अगर फाइनाइट है तो फिर उसका मतलब है वो उसका सब स्पेस भी है और वो क्लोज्ड भी है। तो सब स्पेस का भी हमें पता चल गया कि ये उसमें कंटेन करता तो सब स्पेस भी हो गया। तो फिर अगर ये फाइनाइट डिमेंशन है, कंप्लीट है और क्लोज्ड बन जाएगा उसका, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम कहेंगे सेंस n1 is a closed and proper and closed subspace, proper and closed subspace of n। जो n है जो n1 है वो प्रॉपर एंड क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ n है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम करते हैं